कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 8 है। इसके पहले 7 वीडियोस किए हैं मैंने इस वीडियो पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, जिसमें जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या फिर कोई दूसरा चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में, और चैप्टर में पढ़ते हैं। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, यूथ इन नाजी जर्मनी। यानी जो नाजी जर्मनी थी, यानी जो नाजिज्म आइडियोलॉजी आने के बाद जो जर्मनी थी उसमें यूथ की क्या स्थिति थी, और नाजी जर्मनी से यानी नाजिज्म से यूथ जो है थे, जवान लड़के जो थे वो किस तरह से जुड़ रहे थे। तो देखिए, हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। ही फेल्ड दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। तो देखिए, हिटलर जो था उसका जुनून के हद तक जो लड़के थे यानी यूथ जो थे उनमें इंटरेस्ट था। वो महसूस करता था कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी बनाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी इस्टेब्लिश किया जा सकता है अगर सभी बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाए शुरुआत से ही। यानी कि अगर नाजी आइडियोलॉजी को अगर इस्टेब्लिश करना है, यानी नाजी सोसाइटी बनाना है, तो उसके लिए बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस आइडियोलॉजी से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए वो चाहता था कि जो चाइल्ड हैं, यानी जितने चिल्ड्रंस हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाए स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी, यानी कि इनसाइड स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल। तो इसके लिए उसने बहुत सारे मेजर्स लिए थे, बहुत सारे तरीके अपनाए थे। उन सभी चीज़ों को हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं कि आखिर स्कूल में क्या हो रहा था नाजिज्म के शासनकाल के दौरान। व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म। ऑल स्कूल्स वेयर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। दिस मीन दैट टीचर्स हु वेयर ज्यूज or seen as politically unreliable were dismissed. Children were first segregated. German and Jews could not sit together or play together. Subsequently, undesirable children, that is Jews, the physically handicapped and gypsies, were thrown out the school. And finally, in 1940s, they were taken to the gas chambers. तो अब देखते हैं कि ये कहता क्या है। तो यहाँ बात हो रही है कि उस समय में आखिर स्कूल में हो क्या रहा था। तो जब नाजी शासन काल चल रहा था, उस समय सभी स्कूलों को क्लीन किया जा रहा था, प्यूरिफाई किया जा रहा था। इसका मतलब ये था कि जितने भी टीचर्स जो कि ज्यूज थे या फिर पॉलिटिकल अनरिलायबल थे नाजिज्म के आइडियोलॉजी के लिए, इसका मतलब है कि जो टीचर्स नाजिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे या फिर कोई दूसरी आइडियोलॉजी को मानते थे, उन सभी को पहले तो स्कूल से डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया। और उसके बाद सबसे पहले चिल्ड्रंस को सेग्रीगेट किया गया, यानी सभी चिल्ड्रंस को अलग अलग किया गया। जो जर्मन स्टूडेंट्स थे और ज्यूज स्टूडेंट्स जो थे, उनको एक साथ बैठने की इजाज़त नहीं दी गई या फिर खेलने की इजाज़त नहीं दी गई। वो सभी अलग अलग खेलते थे, अलग अलग बैठते थे, अलग अलग रहते थे। और इसके साथ ही जितने भी अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रंस थे, जैसे कि ज्यूज़ हो गए, जो फिजिकली हैंडीकैप थे, जिप्सीज थे, इन सभी को सबसे पहले स्कूल से बाहर फेंक दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। और बाद में 1940s के शासनकाल के दौरान सभी को गैस चेम्बर्स में ले जाकर मार दिया गया। तो इस तरह से एक प्रोसेस चला स्कूल में। अब इसके बाद हम चिल्ड्रंस पर आते हैं। गुड जर्मन चिल्ड्रंस वेयर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो देखिए, जितने भी चिल्ड्रंस जो थे जर्मनी के, जिनको कि गुड जर्मन माना जाता था, यानी नॉर्डिक जर्मन आर्यन, ये जो थे बच्चे, इन सभी को एक नाजी स्कूलिंग प्रोसेस से गुजरना होता था। और इस प्रोसेस में सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं होता था। इस प्रोसेस में सभी बच्चों को आइडियोलॉजिकली ट्रेन किया जाता था नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से। उन सभी को नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी कि ये नाजी आइडियोलॉजी होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है। और इसके साथ ही जितने स्कूल टेक्स्ट बुक थे, इन सभी को रीराइट किया गया। इसके अंदर रेशियल साइंस, यानी जो नस्ल साइंस है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये इसलिए किया गया कि जो नाजी आइडियोलॉजी है, नाजी आइडियाज़ हैं, इसको बच्चों को सिखाया जा सके और ये उन्हें सिखाया जा सके कि हम जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है, ये कोई गलत बात हम नहीं कर रहे हैं।
तो इसके बाद जितने भी ज्यूस थे उन सभी के स्टीरियोटाइप्स पॉपुलर किए गए और इनको यूज़ किया जाता था इवन मैथ क्लास में भी। अब स्टीरियोटाइप का क्या मतलब हुआ? स्टीरियोटाइप जैसे कि अब बच्चों को ये सिखाया जाता था कि जो ज्यूस होते हैं वो सूदखोर होते हैं, वो सिर्फ पैसा पर ध्यान देते हैं, उनको और चीज़ से किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। अब चिल्ड्रन जो होते थे उन्हें ये सिखाया जाता था कि उन्हें लॉयल होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए, ज्यूस को हेट करना चाहिए और फिर हिटलर की पूजा करना चाहिए या फिर उसे भगवान के समान मानना चाहिए। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ था कि जो चिल्ड्रन थे उनको हिटलर को एकदम भगवान के रूप में दर्शाया जाता था। उसका एक रीज़न ये भी था कि सभी बच्चों की जो लॉयल्टी है उसको एक आदमी के साथ बांध दिया गया, हिटलर के साथ, और उन्हें यह सिखाया गया कि जो लोग होते हैं उन्हें लॉयल होना चाहिए, उन्हें आज्ञा मानना चाहिए, यानी कि जो ऊपर से ऑर्डर आए उसको मानना चाहिए और बच्चों के सामने बड़ों के सामने अपना सर झुकाना चाहिए। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सिखाई गई बच्चों को। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन एमंग चिल्ड्रेन। तो देखिए स्पोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा गया, स्पोर्ट्स को भी यूज़ किया गया बच्चों में वायलेंस और एग्रेशन के भावना को पैदा करने के लिए। हिटलर बिलीव करता था कि बॉक्सिंग की अगर ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चे जो हैं वो आयरन हार्टेड यानी पत्थर दिल हो जाएंगे, स्ट्रांग होंगे और मर्दाना सोच वाले और मर्दाना ताकत वाले वो हो सकते हैं। तो इसलिए वो ऐसे स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करता था जिसमें कि ज़्यादा वायलेंस हो, जैसे कि बॉक्सिंग। यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो जर्मन यूथ हैं उनको आप एजुकेट करें और उनके अंदर द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म की भावना लाएं, यानी जो जर्मन सरकार है उसके प्रति एक अच्छी भावना लाएं। तो इसके लिए जितने भी 10 साल के बच्चे होते थे उनको यंग फोक में एंटर करना होता था। यंग फोक क्या था? तो ये एक तरीके का संगठन था बच्चों के लिए। यूथ संगठन जैसे नहीं होते हैं आज इंडिया में आप देखेंगे तो सभी पार्टी के यूथ संगठन होते हैं, उसी तरीके से ये जर्मन जो पार्टी थी नाजी उसका यूथ संगठन था जिसमें कि 14 साल से कम बच्चों के ज्वाइन करते थे। और इसके बाद 14 साल होने के बाद सभी बॉयज़ जितने भी थे उनको ज्वाइन करना होता था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था हिटलर यूथ। और जहाँ पर वे लर्न करते थे युद्ध की पूजा करना, एग्रेशन का भाव और वायलेंस के भाव को बढ़ावा देना, डेमोक्रेसी को कंडेम करना, ज्यूज को हेट करना, कम्युनिस्ट, जिप्सीज, इन सभी को हेट करना जिन्हें कि अनडिजायरेबल समझा गया था। एक पीरियड के बाद जब उन्हें काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग दी गई है उसके बाद उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करना होता था, यूजुअली एज ऑफ 18 यानी 18 साल के होने के बाद। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस। इसके बाद उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होना होता था, आर्म्ड फोर्सेस में अपना सहयोग देना होता था और किसी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें शामिल होना होता था। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922। 1922 में जो नाजी की जो यूथ लीग थी उसे फाउंड किया गया था। 4 साल बाद इसे नाम दे दिया गया था बाद में हिटलर यूथ। और सभी बच्चों को एक यूथ मूवमेंट के अंदर लाने के लिए, नाजी कंट्रोल का जो यूथ मूवमेंट था यानी हिटलर यूथ के अंदर लाने के लिए जितने भी दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उन सभी को डिसॉल्व कर दिया गया शुरुआत में और फिर बाद में उन्हें बैन कर दिया गया और सिर्फ एक संगठन बाद में छोड़ा गया जिसका नाम था हिटलर यूथ। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप इमेज देख सकते हैं। इमेज में हिटलर उन बच्चों के साथ है जिसको वो प्रमोट करना चाहता है, जिसे वो एक तरीके से डिज़ायरेबल समझता था। और यहाँ एक बच्चा है अपनी माँ के साथ जो दूसरे यूरोप के दूसरे जगहों से लाया गया है पोलैंड में, जिस हिस्से को जर्मनी ने कब्जा किया था वहाँ पर बसाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4.1, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी जो माओ के प्रति जो नाजीज़ का आइडियोलॉजी थी या फिर उनकी जो सोच थी, इसको अब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी वेयर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वेयर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। तो नाजी जर्मनी में जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी बच्चे थे उनको बार बार ये समझाया जाता था या फिर सिखाया जाता था कि जो लड़कियां होती हैं यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से बेसिकली डिफरेंट होती हैं, इसलिए इक्वल राइट्स के लिए फ़ाइट करना मेन और वुमेन के बीच में या ये सभी चीज़ें जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के में आ चुकी हैं ये सभी चीज़ें गलत हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें करने से जो सोसाइटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसके अलावा जो बॉयज़ थे उन्हें ये सिखाया जाता था कि आप ज़्यादा एग्रेसिव हो, मैस्कुलिन हो, यानी कि जो मर्दाना सोच, मर्दाना ताकत, इस तरीके के आपके अंदर भावना होनी चाहिए, आपको पत्थर दिल होना चाहिए। और इसके अलावा जो गर्ल्स होती थी उन्हें शुरुआत से ही ये बताया जाता था, ये सिखाया जाता था कि उन्हें अच्छी माँ बनना है और उन्हें प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस को जन्म देना है। और इसके अलावा उन्हें कहा जाता था कि गर्ल्स जो हैं, यानी जो महिलाएं हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो आर्यन रेस है उसकी प्योरिटी को बनाए रखें। और उन्हें ये कहा जाता था, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, उन्हें ये कहा जाता था कि उन्हें खुद को जीव से दूर रखना है, उन्हें घर का ध्यान रखना है और अपने चिल्ड्रन को सिखाना है नाजी वैल्यूज़ को, यानी जो नाजी आइडियोलॉजी है उसको भी सिखाने की बात महिलाओं से की गई थी। और उन्हें कहा गया था कि जो आर्यन कल्चर और रेस है उसकी जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं के पास ही है, महिलाएं ही इस आर्यन रेस और कल्चर को आगे ले जा सकती हैं। अब हम आगे चलते हैं। इन 1933 हिटलर सेड, 1933 में हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। मेरे राज्य में जो महिलाएं हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन हैं। लेकिन नाजी जर्मनी में जितनी भी महिलाएं थी उन सभी को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। तो देखिए, जैसे कि जो महिलाएं थी जो अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पनिश किया जाता था, और जो महिलाएं डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें अवार्ड किया जाता था। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। वैसे कोई अगर नाजी महिला भी है, इसका मतलब कोई जर्मन महिला है, नॉर्डिक आर्यन जर्मन महिला है, अगर उसका कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर वो देखने में नॉर्डिक जर्मन आर्यन की तरह नहीं दिखता है तो उस महिला को पनिश किया जाएगा। और वहीं कोई महिला है जो कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन जैसे दिखने वाले बच्चे को जन्म देती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड भी दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई महिला डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती है तो उसे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा फेवर किया जाएगा, और उसे शॉप्स में सामान खरीदने में छूट दी जाएगी, थिएटर टिकट्स में छूट दी जाएगी, रेलवे के जो किराए होते हैं उसमें छूट दी जाएगी। और इसके अलावा महिलाओं को ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ऑनर क्रॉसेस अवार्ड किए जाते थे। जैसे हम सैनिक को अवार्ड देते हैं या फिर किसी व्यक्ति को स्पेशल योगदान के लिए अवार्ड देते हैं, उस तरीके से महिलाओं के लिए भी अवार्ड घोषित किए गए थे। अगर कोई महिला है जो कि 4 बच्चों को जन्म देती है तो उसे ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाएगा। कोई महिला अगर 6 बच्चों को जन्म देती है तो उसे सिल्वर क्रॉस दिया जाएगा। और कोई महिला 8 या फिर उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है तो उसे गोल्ड क्रॉस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ये सभी बच्चे जो हैं ये नॉर्डिक आर्यन जैसे ही दिखने चाहिए। अगर वो इस तरीके के नहीं दिखेंगे तो ये अवार्ड फिर प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। जितने भी आर्यन महिलाएं थी, यानी जो जर्मन महिलाएं थी जो इस पूरे प्रिस्क्राइब्ड कोड से डेविएट होती थी, उन सभी को पब्लिकली कंडेम किया जाता था और काफ़ी बुरी तरह से उन्हें पनिश भी किया जाता था। दोज हु मेंटेन्ड कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, पोल्स, रशियंस वेयर paraded through the towns with shaved heads, blackened face and placard hanging around their necks announcing I have sullied the honor of the nation। तो जो भी महिलाएं ज्यूस के साथ कांटेक्ट रखती थी या फिर पोल्स या फिर रशियंस के साथ कांटेक्ट रखती थी, उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाता था, उनके बाल को छीलकर, उनके चेहरे पर कालिख पोतकर और उनके गले में ये तख्ता लटका दिया जाता था कि मैंने अपने राष्ट्र के ऑनर को धूमिल किया है। ये तख्ता लटका कर उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाता था और इस तरीके से उन्हें पनिश किया जाता था। और इसके अलावा उन सभी को जेल में भी डाल दिया जाता था और उनके जो सिविल राइट्स हैं उन सभी को छीन लिया जाता था और उन्हें उनके परिवार और फैमिली से भी अलग कर दिया जाता था, क्रिमिनल आरोप लगाकर उनके ऊपर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है 4.2 द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी किस तरीके से वो प्रचार करते थे। जो जर्मन नाजी पार्टी थी, जर्मन नाजी सरकार थी, वो किस तरीके से प्रचार करती थी। द नाजी रेजिम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। जो नाजी रेजिम थी वो लैंग्वेज को और मीडिया को काफ़ी ध्यान से यूज़ करती थी और काफ़ी प्रभावी रूप से भी यूज़ करती थी। द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग। तो देखिए
जितने भी टर्म वो यूज़ करते थे अपने अलग अलग प्रैक्टिसेस के लिए, वो इस तरीके से यूज़ करते थे कि आप उनको एक तरीके से ख़राब नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल नाजीज़ को अगर आप देखें तो वो उन्होंने कभी हत्या, मर्डर, किल इस तरीके के वर्ड्स को कभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज़ किया ही नहीं। जो मास किलिंग वो करते थे, जैसे ज्यूज़ की जो हत्या करते थे, या फिर जो डिसेबल्ड लोगों की हत्या करते थे, या फिर जो पॉलिश या फिर दूसरे लोगों की हत्या करते थे, उनको वो कहा करते थे स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, यूथनेसिया और सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन, इस तरीके के वर्ड्स वो यूज़ करते थे। जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट्स आपको जरासियन, पॉलिश इन लोगों के लिए, फाइनल सॉल्यूशन ज्यूज़ के लिए, यूथनेसिया आपको डिसेबल के लिए, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन, इस तरीके के वर्ड्स ये यूज़ करते थे। और इवैक्यूएशन का मतलब होता था कि लोगों को जब गैस चैम्बर में डाला जाता था तो उस प्रोसेस को इवैक्यूएशन कहा जाता था। तो आपको पता है कि ये जो गैस चैम्बर्स होते थे इनको क्या कहा जाता था। आज न हम इस गैस चैम्बर उन जगहों को कहते हैं, लेकिन जो नाजी जर्मनी के लोग होते थे वो उन रीजन्स को कहा करते थे डिसइंफेक्शन एरियाज़, यानी संक्रमण मुक्त करने वाला क्षेत्र। और ये सभी जो प्लेसेस होते थे, गैस चैम्बर होते थे, ये बाथरूम्स के जैसे दिखते थे और इनमें फेक शॉवर हेड्स भी लगाए गए होते थे। यानी अगर आप उसको देखते तो आपको लगता है कि ये कोई बाथरूम है बहुत बड़ा सा, जहाँ पर कुछ साफ सफाई का काम चलता है लोगों का, लेकिन ऐसा होता नहीं था। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर रेजिम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। मीडिया को काफ़ी ध्यान से यूज़ किया जाता था ताकि जो सरकार है उसके प्रति लोगों के सपोर्ट को बनाए रखा जा सके और उसके वर्ल्ड व्यू को पॉपुलराइज किया जा सके। नाजी आइडियाज़ वेयर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन एंड लिफलेट। जो नाजी आइडियाज़ थे उसको स्प्रेड करने के लिए इमेजेस का यूज़ किया गया, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स, लिफलेट्स, इस तरीके के यूज़ किए गए। इन पोस्टर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज द एनिमी ऑफ द जर्मन वेयर स्टीरियोटाइप्स मॉक्ड, एब्ज्यूड, डिस्क्राइब्ड एज एविल। तो जितने भी आपके पोस्टर्स होते थे उनमें वैसे ग्रुप्स जिन्हें कि जर्मन्स का एनिमी घोषित किया गया था उनको स्टीरियोटाइप के रूप में दिखाया गया था। उन्हें काफ़ी गालियां दी जाती थी, उनके खिलाफ काफ़ी अपशब्द कहे जाते थे और उन्हें शैतान के रूप में दिखाया जाता था। सोशलिस्ट और जो लिबरल्स आइडियोलॉजी रखने वाले लोग थे उन्हें कमज़ोर के रूप में या फिर पथभ्रष्ट, यानी कि वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं, इस तरीके से दिखाया जाता था। और उन्हें इस फॉरेन एजेंट्स के रूप में कहकर उन्हें पुकारा जाता था और उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। इसके अलावा बहुत सारे प्रोपेगेंडा फिल्म्स भी बनाए गए थे ताकि जो ज्यूज़ हैं उनके प्रति हेटर्ड की भावना बनाई जा सके। इसमें से जो जब से सबसे फेमस फिल्म थी, फेमस हम नहीं कह सकते, इनफेमस, क्योंकि एक तरीके से निगेटिव रूप में यह फेमस है। इस फिल्म का नाम था द इटर्नल ज्यू। तो इसके अलावा जो ज्यूज़ थे उनको स्टीरियोटाइप के रूप में दिखाया जाता था और उन्हें चिन्हित एक तरीके से किया जाता था। अब मैं आगे कर देता हूँ। दे वेयर शोन, आगे बढ़ते हैं हम। They were shown with flowing beard and wearing kaffans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. तो देखिए जो ज्यूज़ थे उनको ऐसा दिखाया जाता था कि जो ज्यूज़ हैं वो बहुत ही बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं और वो चोगा पहनते हैं, लेकिन रियलिटी में जब आप जर्मनी में जाते तो वहाँ पर एक जर्मन ज्यू और एक नॉर्मल जर्मन जो था उसके बीच में डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो दोनों कम्युनिटी आपस में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुके थे और वो काफ़ी एक साथ रह रहे थे। और दे वेयर रेफर टू एट वर्मिन्स, रैट्स, पेस्ट, उन्हें कीड़े मकोड़े, चूहे इस तरीके से कहा जाता था और उनके मूवमेंट को कंपेयर किया जाता था रोडेंट से, यानी कीड़ों से कंपेयर किया जाता था। जो नाजिज्म थी उसने लोगों के माइंड के ऊपर काम किया था और उनके इमोशन को उसने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया था और उनके मन में काफ़ी ज़्यादा हेटर्ड की भावना पैदा की थी और एंगर की भावना पैदा की थी उन लोगों के खिलाफ जिन्हें कि अनडिजायरेबल कहा गया था। The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. तो देखिए जो नाजी लोग थे उन्होंने लोगों के बीच अपना सपोर्ट पाने के लिए, डिफरेंट सेक्शन के बीच में अपना सपोर्ट पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी। उन्होंने बहुत सारे
बहुत सारे उन्होंने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की थी कि जितने भी प्रॉब्लम्स है जर्मनी से रिलेटेड उनको सिर्फ नाजी ही सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं इनको सॉल्व करने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक इमेज है जिसमें कि एक जीव को स्टीरियोटाइप दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया कि ये जो जीव लोग होते हैं वो सिर्फ पैसा के लिए मरते हैं, उसके लिए उनके अलावा पैसा के अलावा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से जीव्स को दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पोस्टर बनाया गया है और इस पोस्टर से जो नाजी लोग थे वो पेजेंट्स को अपील करते थे कि आप किसान लोग हैं, हम लोग को सपोर्ट कीजिए, इस रीजन से सपोर्ट कीजिए। तो आप इस पोस्टर को पढ़ सकते हैं। और अगर नीचे जाएं हम तो नीचे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।